नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो चेक बाउंस का मामला होता है उसमें जो डिमांड नोटिस यानी कि जो लीगल नोटिस भेजते हैं उसका भेजने का तरीका क्या है। कोई कहता है व्हाट्सएप द्वारा सही होता है, कोई कहता है मेल द्वारा सही होता है, कोई कहता है रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जाता है, तो कोई कहता है कि कोरियर द्वारा भी भेजा जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपका लीगल नोटिस भेजने के से संबंधित अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आज की इस वीडियो में दूर कर देंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से अपने फैसले में कहा कि चेक जारीकर्ता द्वारा कोरियर सर्विस से भेजा गया डिमांड नोटिस एनआई एक्ट के तहत चेक बाउंस के मामले में मान्य है। हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि कोरियर द्वारा भेजे गए नोटिस के मामले में सामान्य खंड अधिनियम की धारा 27 के तहत सेवा की धारणा तब तक लागू नहीं की जा सकती जब तक कि पंजीकृत डाक के अलावा कोरियर सेवा को शामिल करने के लिए उक्त प्रावधान के तहत संशोधन नहीं किया जाता। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 27 में यह प्रावधान है कि जहां कोई अधिनियम किसी दस्तावेज को डाक द्वारा तामील करने के प्राधिकृत या अपेक्षित करता है, उचित पते पर भेजकर पूर्व भुगतान करके तथा पंजीकृत डाक द्वारा पोस्ट करके की गई मानी जाएगी तथा जब तक विपरीत साबित न हो जाए या उस समय की गई मानी जाएगी जिस समय पत्र को समान क्रम में वितरित किया जाता है। कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया कि जहां एनआई एक्ट के तहत शिकायत को सम्मन जारी करने के प्रारंभिक चरण में अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया है, संबंधित न्यायालय के पास उसे वापस लेने का अधिकार है और सीआरपीसी की धारा 362 की रोक लागू नहीं की जाएगी। राजेंद्र बनाम यूपी राज्य 2024 के मामले में उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए धारा 138 एनआई एक्ट के तहत व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस की सेवा प्रक्रिया के अनुसार दी गई मानी जाएगी। आईटी अधिनियम की धारा 13 के तहत सेवा की डिलीवरी निर्धारित करने के लिए किसी अलग नियम की आवश्यकता नहीं। न्यायमूर्ति अरुण कुमार देसवाल की पीठ ने विपक्ष संख्या 2 यानी शिकायतकर्ता एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दायर शिकायत मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए आवेदक ने अपनी याचिका के समर्थन में कुछ महत्वपूर्ण तर्कों का सहारा लिया। नंबर 1, चूंकि शिकायत अक्टूबर 2023 में कदम उठाने के चरण में ही डिफॉल्ट रूप से खारिज कर दी गई थी, इसलिए संबंधित न्यायालय इसे बहाल नहीं कर सका क्योंकि उसके पास अभियोजन पक्ष के अभाव में शिकायत खारिज करने के आदेश को वापस लेने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। नंबर 2, संबंधित चेक सशर्त चेक था। इसमें यह शर्त थी कि चेक जमा करने से पहले आवेदक को सूचित करेगा। हालांकि बैंक में चेक जमा करने के पहले आवेदक को कोई जानकारी नहीं दी गई। नंबर 3, डिमांड नोटिस को कोरियर के माध्यम से भेजा गया था। इसे धारा 138 एनआई एक्ट के तहत सेवा नहीं माना जा सकता है क्योंकि धारा 138 एनआई एक्ट के तहत नोटिस पंजीकृत डाक के द्वारा भेजा जाना चाहिए। व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस की सेवा तब तक प्रभावी नहीं कही जा सकती जब तक कि सेवा वितरण की प्रक्रिया निर्धारित करने वाले नियम नहीं बनाए जाते। आवेदक के दलीलों से निपटने के लिए न्यायालय ने आवेदक के वकील के दलीलों के आधार पर 4 प्रश्न तय किए और एक एक करके उनकी जांच की। पहले मुद्दे के संबंध में न्यायालय ने विष्णु अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2011 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कि यदि आदेश गुण और दोष के आधार पर पारित नहीं किया गया था तो वही न्यायालय शिकायत को खारिज करने के आदेश को वापस ले सकता है। यह देखते हुए एनआई अधिनियम की धारा 138
अर्ध सिविल प्रकृति की है और सीआरपीसी के सभी प्रावधान एनआई एक्ट की कार्रवाई में सख्ती से लागू नहीं होते। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि यदि प्रारंभिक चरण में अभियोजन के अभाव में शिकायत खारिज कर दी जाती है तो सीआरपीसी की धारा 362 का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। आवेदक की दूसरी दलीलों पर विचार करते हुए न्यायालय ने सुनील तोंदी बनाम गुजरात राज्य 2021 के मामले में शीर्ष न्यायालय के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि भले ही यह शर्त हो कि चेक सुरक्षा जमा के लिए है और पुष्टि के बाद चेक को जमा किया जाना था, फिर भी नोटिस प्राप्त करने की तारीख से 15 दिन की समाप्ति के बाद चेक बाउंस होने और चेक राशि का भुगतान न करने पर धारा 138 एनआई एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जहां तीसरे मुद्दे का संबंध था, क्या कोरियर सर्विस के माध्यम से लिखित नोटिस धारा 138 एनआई एक्ट के तहत वैध है। न्यायालय ने कहा कि कोरियर सर्विस के माध्यम से लीगल नोटिस भेजने का विकल्प धारा 94 एनआई एक्ट के तहत वर्जित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत डिमांड नोटिस भेजने का मूल उद्देश्य चेक जारी करने वाले को चेक के बाउंस होने के बारे में सूचित करना और उसे चेक राशि का भुगतान करने की अनुमति देना। इसलिए कोरियर सेवा को बाहर करना, जो पंजीकृत डाक से तेज है, एनआई एक्ट के मूल उद्देश्य को विफल कर देगा। हालांकि कोर्ट ने कहा डाक के माध्यम से नोटिस भेजने एकमात्र लाभ एनआई एक्ट की धारा 94 के दूसरे भाग में प्रदान किया गया है, जिसका अर्थ है कि यदि नोटिस सही पते पर डाक के माध्यम से भेजा जाता है, भले ही ऐसा न हो, दिए गए एड्रेस पर पहुंचे, इसे अमान्य नहीं माना जाएगा। इसके अलावा डाक के माध्यम से सर्विस शब्द का अर्थ जानने के लिए न्यायालय ने सामान्य धारा अधिनियम की धारा 27 का उल्लेख किया, जो यह प्रावधान करती है कि नोटिस की सेवा की अवधारणा का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में पंजीकृत डाक के माध्यम से डिमांड नोटिस भेजने की लाभ की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट है कि कुरियर सर्विस को धारा 94 एनआई एक्ट के तहत बाहर नहीं रखा गया है, लेकिन सामान्य धारा अधिनियम की धारा 27 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से वितरित किया जाना चाहिए और कुरियर सर्विस को पंजीकृत डाक नहीं माना जा सकता है। इसलिए जब तक कि पंजीकृत डाक के अलावा कुरियर सर्विस को शामिल करने के लिए सामान्य धारा अधिनियम की धारा 27 के तहत संशोधन नहीं किया जाता, जब तक कि सामान्य धारा अधिनियम की धारा 27 के तहत पंजीकृत डाक की सेवा की धारणा को कोरियर सेवा के माध्यम से भेजे गए नोटिस के लिए लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए सामान्य धारा अधिनियम की धारा 27 के तहत नोटिस की सेवा की डिलीवरी की धारणा केवल तभी लागू की जा सकती है नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा गया हो, ना कि कोरियर सेवा के माध्यम से। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने माना कि जब कोरियर सर्विस के माध्यम से भेजा गया नोटिस धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत समान खंड अधिनियम की धारा 27 के तहत सेवा के अनुमान का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से नोटिस होना चाहिए। अब चौथे मुद्दे के संबंध में कि क्या व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस की सेवा तब तक की प्रभावी नहीं कही जा सकती जब तक कि सेवा के लिए नियम निर्धारित नहीं किए गए हों। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की विश्वसनीयता के लिए आईटी अधिनियम की धारा 87 के तहत पहले ही नियम बना दिए हैं और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और सुरक्षा के लिए इसलिए आईटी अधिनियम के तहत नोटिस की सेवा के लिए अलग कोई नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है।
इसे देखते हुए यह पाते हुए आवेदक के वकील के दलीलों में कोई दम नहीं है, न्यायालय ने आवेदन को इस प्रकार खारिज कर दिया। जब सम्मन जारी करने के प्रारंभिक चरण में आयोजन की कमी के कारण एनआई अधिनियम के तहत शिकायत खारिज कर दी गई थी, तो संबंधित न्यायालय के पास इसे वापस लेने का अधिकार है और सीआरपीसी की धारा 362 की रोक लागू नहीं होगी। जब कोई सशर्त चेक बिना पूर्व सूचना के बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और बाउंस हो जाता है, तब भी धारा 138 एनआई एक्ट के तहत देयता आकर्षित करता है। कोरियर सेवा के माध्यम से मांग की सूचना धारा 138 एनआई अधिनियम के लिए वैध सेवा है, लेकिन समान धारा अधिनियम की धारा 27 के तहत सेवा की धारणा को कोरियर के माध्यम से भेजे गए नोटिस के लिए लागू नहीं किया जा सकता, जब तक कि समान धारा 27 के तहत संशोधन नहीं किया जाता। धारा अधिनियम ताकि पंजीकृत डाक के अलावा कोरियर सेवा को भी शामिल किया जा सके। धारा 138 एनआई एक्ट के तहत व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस की सेवा आईटी अधिनियम की धारा 13 की प्रक्रिया के अनुसार दी गई मानी जाएगी और सेवा की डिलीवरी निर्धारित करने के लिए किसी अलग नियम की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।